मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो, दर्द में भी यार मेरे गुनगुनाना सीख लो। डर गया जो डूबने से पार क्या कर पाएगा, इसीलिए दरिया के किनारे घर बसाना सीख लो, इसीलिए दरिया के किनारे घर बसाना सीख लो। नमस्कार साथियों, मैं मंगल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारी हिंदी की अगली क्लास में। आप लोग जैसा कि जानते हो कि मैं आपके समक्ष लेके आया हूं हिंदी, और मेरा आप सभी लोगों से वादा है कि हिंदी इतनी आसान और इतनी इजी लैंग्वेज में, भाषा में मैं आपको समझा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जहां हमने टॉपिक छोड़ा था। सर हम व्यंजन पढ़ रहे थे और व्यंजनों में हम व्यंजनों को कंप्लीट कर चुके थे। व्यंजनों की बात करें तो सर स्वरों की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं वही तो व्यंजन हैं। इसके प्रकार की बात करें तो सर व्यंजन 5 प्रकार के बताए थे आपने, जिसमें पहला था स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सर का से लेके मां तक ये 25 व्यंजन जो थे वो स्पर्श व्यंजन थे। अगला जो है आपका वो था अंतस्थ व्यंजन। सर य, र, ल और वा ये 4 अंतस्थ व्यंजन थे। इसके बाद ऊष्म व्यंजन हमने पढ़ा, सो, स, और हा ये 4 ऊष्म व्यंजन थे। इसके बाद हमने द्विगुण व्यंजन पढ़ा या बोल सकते हैं, इसके बाद हमने जो चौथा था वो संयुक्त व्यंजन पढ़ा। क्या था? छ, त्र, स्र और ज्ञा, ये 4 संयुक्त व्यंजन थे। और इसके बाद हमारा द्विगुण व्यंजन था, ढ़ और ढ, ये क्या थे सर? द्विगुण व्यंजन थे। हम इनके वर्गों के बारे में भी चर्चा कर चुके थे और हम इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। अगला पॉइंट हमारा क्या है? व्यंजनों का वर्गीकरण। यहां से जो है एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतनी आसान तरीके से मैं आपको व्यंजनों का वर्गीकरण सिखा दूंगा, उससे आसान कुछ नहीं होगा। एकदम आसान भाषा में हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करेंगे। सर यदि हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला प्रकार होगा, आप लोग नोट डाउन करेंगे सर, जो पहला प्रकार है आपका उसका नाम है घोषत्व के आधार पर व्यंजन। सर घोषत्व के आधार पर यदि हम व्यंजन की बात करें तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होंगे। इससे पहले आप लोग जान लेंगे सर घोष का मतलब क्या है, घोष का अर्थ क्या है। घोष का अर्थ है घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में कंपन, स्वर यंत्र में कंपन। सर स्वर यंत्र में कंपन होगा तो हम उन वर्णों को घोष वर्ण कहेंगे। घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में कंपन, और घोषत्व के आधार पर आपके जो व्यंजन हैं वो 2 प्रकार के होंगे, जिसमें से पहला आपका जो है वो है अघोष व्यंजन और दूसरा जो है आपका वो है सघोष व्यंजन। और सघोष व्यंजन को घोष व्यंजन भी नाम दे देते हैं, घोष व्यंजन भी नाम दे देते हैं। सर अघोष व्यंजन की बात करें, हम यहां पर लिखना चाहो तो व्यंजन लिख लो और यहां पर भी लिखना चाहो तो यहां पर भी व्यंजन लिख दो। सर अघोष व्यंजन की बात करें या सघोष व्यंजन की बात करें, इसकी परिभाषा क्या? सघोष का मतलब है ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होता है, वो सर सब के सब सघोष व्यंजन होंगे। और ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है वे आपके अघोष व्यंजन होंगे। तो लिखेंगे इनकी परिभाषा अघोष व्यंजन में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन नहीं होता है अघोष व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होता है सघोष व्यंजन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हम, सर ये होते कौन कौन से हैं? तो हम लिखेंगे जैसे इसमें पॉइंट आ जाएगा आपका हर वर्ग का प्रथम दूसरा, हर वर्ग का प्रथम दूसरा, ऐसे लिखेंगे प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, तथा या ऐसे लिख सकते हैं हर वर्ग का
प्रथम कौमा द्वितीय तथा हमने कहा कि अघोष व्यंजन की बात करें तो हमने देखा कि हर वर्ग का प्रथम वर्ण तथा द्वितीय वर्ण ये दोनों के दोनों क्या होंगे सर, ये अघोष होंगे। इसके अलावा सा, सा और सा ये सर तीनों के तीनों क्या होंगे सर, ये भी अघोष होंगे। बात करें हम इसकी सर, अघोष तो हमने देख लिए, तो सघोष के बारे में बता दो। सघोष के बारे में हम बात करें तो सर जो बचे हुए होंगे ना वो सब के सब सघोष होंगे। सर बच क्या गया, यहां पर बच जाएगा आपका दूसरा के बाद तीसरा कौमा चौथा तथा पांचवा वर्ण। इसके बाद आपका आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन तथा हा। ये क्या है सर, ये हैं आपके, हमने कहा कि तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और हा। सर ये सभी के सभी सघोष व्यंजन हैं या सघोष वर्ण हैं। हमने देखा घोषत्व के आधार पर व्यंजन आपके दो प्रकार के, पहला अघोष व्यंजन, दूसरा सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होंगे, पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का, दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, इसके बाद आपका स अर्थात तीनों सा किस में आ जाएंगे सर, अघोष व्यंजन में आ जाएंगे। हमने कहा कि ये जो अघोष है ना, इसके लिए आप केवल ट्रिक याद रखो, क्या सर, इसके लिए ट्रिक है आपकी वारे सा। अघोष की ट्रिक क्या है, वारे सा। इसमें पहला क्या है, एक जो प्रथम वर्ण को बताएगा, दो क्या है सर ये दूसरे वर्ण को बताएगा, और सा क्या है, इसके अंदर तीनों सा आ जाएंगे। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर ये आएगा, ये आएगा और आपका ये भी आ जाएगा। अर्थात अघोष की आपको ट्रिक याद हो गई, वारे सा। अर्थात वारे सा वाले जो व्यंजन हैं वही तो आपके अघोष व्यंजन हैं। कैसे सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो जरा हम रिवर्स में जाएंगे, यहां पर देखेंगे। हमने कहा कि ये हमारा का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग और ये ता वर्ग और ये आपका पा वर्ग। ठीक, हमने कहा कि ये जो प्रथम वर्ण है यही तो अघोष था, यही तो अघोष था। जरा हम इसको बदल देंगे। हमने कहा कि ये जो प्रथम वर्ण है ना यही तो अघोष था। हमने कहा कि ये जो दूसरा वर्ण है ना ये यही तो अघोष था। हमने कहा कि प्रथम वर्ण अघोष और दूसरा वर्ण अघोष, यही तो अघोष थे। हमने कहा कि ये जो तीनों सा है ना ये वाले, ये सर यही तो अघोष थे। अब बचा क्या सर, जो कुछ भी बचा होगा वह आपका सघोष होगा, जो कुछ भी बचा होगा वह आपका सघोष है। हमने कहा कि ये बचा तो ये आपका घोष या सघोष नाम दे सकते हैं, ये आपका घोष या सघोष नाम दे सकते हैं, ये भी आपका घोष या सघोष नाम दे सकते हैं। और क्या बच गया सर, ये बच गए चारों के चारों और एक हा बच गया, ये भी तो आपके सघोष हैं। ये भी क्या है आपके, ये भी सघोष हैं। तो सिर्फ मैंने कितना बताया, मैंने इतना सा बताया है कि सर घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के, एक आपका अघोष व्यंजन, दूसरा आपका सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की बात करें तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन ना हो अघोष, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन होता है वो आपका सघोष होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा और तीनों सा आ जाएंगे। ट्रिक हमने बताई थी, ट्रिक है आपकी वारसा। वारसा आपको याद है तो आपको अघोष याद है, और जब आपको अघोष याद है तो बचे हुए सब सघोष ही तो होंगे। दैट इज कंप्लीट, बहुत ही आसान है। हमने कहा कि बचे हुए सबके सब सघोष ही तो होंगे। अब हम जरा अगले वर्गीकरण की ओर चलते हैं। अगला जो वर्गीकरण है स्वरों का उसकी ओर ध्यान देंगे हम। अगला वर्गीकरण है हमारा प्राण तत्व के आधार पर। हमने कहा कि प्राण तत्व के आधार पर जो हमारे व्यंजन हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं सर, कौन कौन से? कौन कौन से? मैंने कहा कि इसमें जो हमारे व्यंजन हैं वो दो हैं। पहला हो जाएगा आपका अल्प प्राण, पहला हो जाएगा आपका अल्प प्राण और दूसरा हो जाएगा आपका महाप्राण। पहला हो जाएगा अल्प प्राण और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। यदि हम महाप्राण की बात करें तो इसको हम नाम दे देंगे पहला, इसको हम लिखेंगे महाप्राण, और दूसरे की बात करें तो उसको हम नाम देंगे क्या? अल्प प्राण। हमने कहा कि पहला होगा महाप्राण और दूसरा होगा अल्प प्राण। इससे पहले आप एक बात समझ लेंगे, सर यहाँ प्राण तत्व का मतलब क्या है, यहाँ प्राण का अर्थ क्या है? सर यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या सांस। सर यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या सांस। तो हमने कहा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकलती है वह आपके महाप्राण होंगे, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है वही तो आपके अल्प प्राण होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले वो आपके महाप्राण होंगे, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले वह आपके अल्प प्राण होंगे। परिभाषा लिखेंगे कि सर जिन व्यंजनों के उच्चारण में, मैं लिखे देता हूं, मुंह से अधिक हवा निकले, सर जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले वो आपके महाप्राण है। और अल्प प्राण की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले, मैंने कहा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले वो आपके महाप्राण हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले वो आपके अल्प प्राण हैं। महाप्राण कौन कौन से होंगे तो हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हर वर्ग का दूसरा कोमा चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, हमने कहा कि हर वर्ग का दूसरा चौथा तथा ऊष्म व्यंजन। यहां पर बात करें तो यहां पर क्या बच गया? सर हर वर्ग का पहला कोमा तीसरा पहला कोमा तीसरा कोमा पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। हमने कहा कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन। यहां पर बात करेंगे दूसरा, चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण होंगे, और बाकी के सब बचे हुए क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। बात करें इसकी ट्रिक की तो आप लोग ट्रिक लिखोगे, यहां पर जो ट्रिक है हमारी वो क्या है? सर ट्रिक है हमारी, जो हमने अल्प अघोष और सघोष में ट्रिक लिखवाई थी उसका ही जस्ट मिलता जुलता है। यहां पर हम याद रखेंगे 24 ऊष्म। 24 ऊष्म का मतलब है दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड क्या होगा? सर दूसरा वर्ड हमारा महाप्राण है। चौथा वर्ड क्या होगा? सर चौथा वर्ड हमारा महाप्राण है। बचा क्या? पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड, ये क्या होंगे? सब के सब अल्प प्राण है। सब के सब क्या हैं? अल्प प्राण है। और अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होंगे, ऊष्म व्यंजन होंगे महाप्राण। सर कैसे? तो हम जरा ध्यान देंगे, हमने कहा हम जरा ध्यान देंगे। सर ये जो दूसरा व्यंजन है ना, ये महाप्राण है। सर ये चौथा व्यंजन है ना, ये भी महाप्राण है।
ये भी क्या है सर, ये भी महाप्राण है। मैंने कहा कि ये पहला सर ये अल्प प्राण है, सर ये वाला ये भी अल्प प्राण है। सर इसकी बात करें ना पंचमा अक्षर की, तो सर ये भी अल्प प्राण होगा। ये भी क्या है सर, ये भी अल्प प्राण है। हमने कहा कि पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। बचा क्या सर, बचा क्या, बचा ये हमारा ऊष्म व्यंजन, ये तो हमको पता ही है महाप्राण है। और ये क्या है सर, ये हमारा अल्प प्राण है। हमने कहा कि प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन हमारे कितने प्रकार के व्यंजन हमारे थे, दो प्रकार के, महाप्राण और अल्प प्राण। सर महाप्राण की बात करें हम, महाप्राण का मतलब है जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुंह से अधिक हवा निकले वो आपके महाप्राण है, और जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुंह से कम हवा निकले वो आपके अल्प प्राण है। जैसे यहाँ पर पहले प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या होगा, महाप्राण होगा, और ऊष्म व्यंजन क्या होंगे, महाप्राण होंगे। मैंने कहा कि ट्रिक ये है, आपको 24 ऊष्म याद रखना है। 24 ऊष्म का मतलब दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ये आपके महाप्राण हैं। बचा क्या, बचा सब का सब जितना भी, वो सब का सब अल्प प्राण है। तो हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा कि का वर्ग जो है ना, इसमें पहला वर्ण या तो अघोष होगा या आपका अल्प प्राण होगा, दूसरा वर्ण अघोष होगा या महाप्राण होगा, जैसे ही आगे लिखा हुआ है। हमने दो ट्रिक यहां से पढ़ी, कौन कौन सी सर, अघोष की ट्रिक क्या थी सर, अघोष की ट्रिक थी हमारी 12 सा, यहां से तीनों सा मौजूद हैं। और हमने महाप्राण की भी ट्रिक लिखी थी, क्या थी महाप्राण की सिर्फ सर 24 ऊष्म। सर यहां से जो है ना, हम यहां से व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट तरीके से याद कर सकते हैं, कंप्लीट तरीके से व्यंजनों का वर्गीकरण याद कर सकते हैं और हमको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं हम व्यंजनों के अलावा भी कुछ इसमें शब्द पूछे जाते हैं। विदेशी ध्वनियां, सर विदेशी ध्वनियों के बारे में बता दो। सर यदि हम विदेशी ध्वनियों की बात करें तो विदेशी ध्वनियां दो प्रकार की हैं हमारी हिंदी भाषा में। कौन कौन सी हैं जरा हम उनके नाम देखेंगे। सर इसमें हिंदी भाषा में हमारी विदेशी ध्वनियां दो प्रकार की हैं, एक हो जाएगा आपका आगत स्वर और दूसरा हो जाएगा आगत व्यंजन। आगत स्वर को हम बोल सकते हैं अंग्रेजी ध्वनि, और ये आगत व्यंजन को हम बोल सकते हैं अरबी या फारसी ध्वनि। सर यदि हम आगत स्वर की बात करें तो कुछ अंग्रेजी के शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, और उनके ठीक ठीक उच्चारण के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं, एक वर्ड का यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं अर्धचांद। वही आपका क्या होगा सर, वही हमारा अर्ध स्वर होता है। हमने कहा कि इसके बारे में हम आगत स्वर के बारे में लिखेंगे कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण करने के लिए हम हिंदी भाषा में अर्धचांद का प्रयोग करते हैं, जिसे आगत स्वर कहते हैं। हमने कहा कि आगत स्वर क्या है सर, आगत स्वर जो है ना वो है आपका अर्धचांद। कौन सा होता है सर, ये जो है ना, यही तो अर्धचांद होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखे
एग्जाम्पल हमने लिखा कॉलेज, ये जो ऊपर आया यही तो अर्धचांद है। हमने लिखा डॉग, ये जो ऊपर लगा यही तो अर्धचांद है, चंद्र बिंदु नहीं है भाई, ध्यान रखना। हमने लिखा डॉक्टर, यही तो अर्धचांद है। ये जो प्रयोग हुआ यही तो अर्धचांद है। हमने कहा कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा में सही सही उच्चारण करने के लिए हम अर्धचांद का प्रयोग करते हैं, जिसे आगत स्वर कहते हैं। आगत व्यंजन की बात करें हम तो इसमें लिखेंगे उर्दू भाषा के शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते समय, उर्दू भाषा के शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते समय हम तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग करते हैं। उर्दू भाषा के शब्दों को हिंदी में उच्चारित करने के लिए हम तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग करते हैं, जिसे हम आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे जा, फा, ग आदि। हमने जो नीचे ये पॉइंट लगाया ना, ये जो पॉइंट लगाया इसी को ही हम नाम दे देते हैं नुक्ता। क्या होता है सर? नीचे वाला पॉइंट नुक्ता होता है, और व्यंजनों के नीचे लगा हुआ पॉइंट ही आपको आगत व्यंजन की पहचान कराता है। एग्जाम्पल लिखा हमने, एग्जाम्पल लिखा काजल, एग्जाम्पल लिखा काजल, एग्जाम्पल लिखा गजल। हमने कहा कि काजल और गजल क्या है? अरबी फारसी शब्द हैं, और इनके उच्चारण के लिए हम नीचे तल बिंदु का प्रयोग करते हैं, वही तो हमारा आगत व्यंजन है। आगे बात करते हैं सर, एक टॉपिक और पूछा जाता है जिसे हम बोलते हैं कारांत। जिसे हम बोलते हैं क्या? कारांत। सर कारांत की बात करेंगे हम, कारांत क्या होता है? जैसे हमने लिखा राधा, सर राधा की बात करें तो ये आ से समाप्त हुआ है, और कारांत के आगे आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा आकारांत। जैसे हमने कहा कि रानी, ये ई से समाप्त हुआ है, कारांत के आगे ई लगा देंगे, इसे बोलेंगे ईकारांत। जैसे हमने कहा राजन, ये सर न से समाप्त हुआ है, कारांत के आगे न लगाएंगे, नकारांत। हमने कहा कि सर जो शब्द जिस स्वर से खत्म होता है उस शब्द को उसी स्वर का कारांत कहते हैं। यदि कोई शब्द किसी स्वर से खत्म होता है तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, राधा आ से समाप्त हुआ तो ये आकारांत हो जाएगा, रानी ई से समाप्त हुआ ईकारांत हो जाएगा, राजन न से समाप्त हुआ नकारांत हो जाएगा। और भी लिख सकते हैं हम सर, जैसे हमने लिखा राज, सर ये आ से समाप्त हुआ इसीलिए हम इसको कहेंगे अकारांत। इसको क्या कहेंगे? अकारांत। जैसे हमने लिखा साधु, सर ये ऊ से समाप्त हुआ इसीलिए ये हो जाएगा उकारांत। सर कारांत टॉपिक हमारे समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे देखियो साथियों, आगे की बात करेंगे हम तो एक शब्द और हमको देखने को मिलता है जिसे हम बोल देते हैं द्वितीय व्यंजन। यह द्वितीय व्यंजन क्या होता है सर, इसके बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए। अगर हम द्वितीय व्यंजन की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब एक ही व्यंजन किसी शब्द में लगातार आ जाए, कितनी बार? 2 बार। अर्थात एक ही व्यंजन किसी शब्द में 2 बार आ जाए तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवृत्ति को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने लिखा क्या? बच्चा। सर जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह का सहायता किया ए ने, फिर इसके बाद च, कोई सहायता नहीं, फिर च, और च का सहायता किया बड़े ए ने।
यहां पर देखा कि दोनों व्यंजन लगातार आ गए, तो सर यहां पर क्या होगा? सर यहां पर द्वितीय व्यंजन है। यहां पर क्या है? सर यहां पर द्वितीय व्यंजन है। मैंने कहा, हमने लिखा बनना, सर क्या इसमें भी द्वितीय व्यंजन है? चलो चेक करते हैं। मैंने कहा यहां पर जो वह है ये खाली आया, इसका सपोर्ट किसने किया? ए ने। इसके बाद न आया, न का सपोर्ट ए ने किया, फिर इसके बाद न आया और इसका सपोर्ट बड़े आ ने किया। हमने देखा कि यहां पर न लगातार नहीं आया है, इन दोनों के बीच में ए आया, इसीलिए ये आपका द्वितीय व्यंजन नहीं है। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा क्या? उद्देश्य। क्या इसमें द्वितीय व्यंजन है? चलो चेक करते हैं। हमने कहा कि उ, इसके बाद दे, कोई सपोर्ट नहीं, अगला दे, इसका सपोर्ट ए ने किया, इसके बाद क्या आ जाएगा? सर इसके बाद से आया और इसके बाद या आया और या का सपोर्ट किया आ ने। हमने कहा कि सर यहां पर ये दे 2 बार आया, यही तो आपका द्वितीय व्यंजन है, यही तो आपका द्वितीय व्यंजन है। तो सर द्वितीय व्यंजन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम आगे की बात हम करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से मुलाकात फिर होगी आगे की क्लास में।